सबकी आवाज को दबाने का हुनर वो खूब जानते हैं। सफेद चादर तान कर वो सच को छिपाना जानते हैं। जंतर मंतर पर सुबह सुबह दिल्ली पुलिस आती है, चारों तरफ सफेद चादर तानती है और 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सफेद चादर तानने से वांगचुक तो छिप गए, लेकिन सरकार की नाकामी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस पुलिसिया कार्रवाई पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार को वो आईना दिखाया है कि पूरी की पूरी सत्ता ही बगले झांकने पर मजबूर हो गई। सिब्बल साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पुराने दिन याद दिलाए हैं, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। तब उन्होंने तत्कालीन सरकार पर गरजते हुए कहा था, काश मैं मुख्यमंत्री ना होता तो दिल्ली जाकर पूछता कि आप आधी रात को लोगों को ऐसे कैसे उठा सकते हैं। अब जब वक्त का पहिया घूम चुका है, आज जब खुद मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो जंतर मंतर पर वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। इसे ही कहते हैं कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। कपिल सिब्बल ने सीधा सवाल दागा है, प्रधानमंत्री जी आप दुनिया जहान पर मन की बात करते हैं, लेकिन 2017 से एक के बाद एक जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। 20 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया, उनका भविष्य तबाह हो गया, लेकिन सरकार मौन रही। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो दूर, युवाओं को यह भरोसा तक नहीं दिया जा रहा कि आगे पेपर लीक नहीं होगा। एक आदमी आमरण अनशन क्यों करता है? महात्मा गांधी क्यों अनशन करते थे? जब सरकार जनता की आवाज ना सुने तो अनशन ही आखिरी रास्ता बचता है। अन्ना आंदोलन के वक्त तो तत्कालीन सरकार प्रदर्शनकारियों से बात कर रही थी, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है। लेकिन आज की सरकार का रुख कैसा है, ये सबके सामने है। आज हिंदुस्तान की राजनीति में वो मोड़ आ चुका है जहां सरकार कहती है हम किसी की सुनेंगे ही नहीं। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि विपक्षी राज्यों में सरकारें कैसे तोड़ी जाएं, लोकसभा राज्यसभा में सांसद कैसे खरीदे जाएं, कैसे भी करके बस सत्ता का राज कायम रहे। आम जनता जिए या मरे, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या सरकार का काम सिर्फ चुनाव जीतना और विपक्ष को तोड़ना है? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मंत्री का इस्तीफा आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या शांतिपूर्ण अनशन करने वालों को सफेद चादर में लपेटकर उठाना लोकतंत्र है? सवाल कई सारे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल। सीएम मोहन यादव के बयान से गरमाई सियासत। राम और रहीम को लेकर दिया तीखा बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐसा तीर छोड़ दिया है जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। सीएम मोहन यादव ने एक ऐसा तीर छोड़ा है जिसने पूरे सूबे के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि अब मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होकर ही रहेगा। यहां तक तो ठीक था, क्योंकि यह कानून की बात है, कोर्ट कचहरी की बात है, लेकिन ये ऐलान करते हुए उन्होंने जो उदाहरण दिया उसने आग में घी डालने का काम कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर राम को एक शादी की कानूनी वैधता है तो रहीम भी अब एक ही शादी करेगा। अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? इसे कहते हैं नहले पे दहला मारना।
इस एक बयान ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। अब कांग्रेस और बाकी पार्टियां सांप छुछुंदर की गति में फंसी हुई हैं। ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। अगर विरोध करते हैं तो बहुसंख्यक नाराज हो जाएंगे और अगर चुप रहे तो अल्पसंख्यक वोट बैंक हाथ से निकल गया समझो। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। लेकिन जनता भी जब दूध की जली हो तो वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीती है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई कोई सामाजिक सुधार है या फिर असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने का एक फॉर्मूला। जब विकास की बात आती है तो सिस्टम कछुए की चाल चलता है, लेकिन जब ऐसे बयानों की बात हो तो रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज हो जाती है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी को अचानक से ही राम और रहीम की शादियों की इतनी फिक्र आखिर क्यों हो गई? क्या राज्य में बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या सड़कें एकदम चकाचक हो गई हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब चुनाव पास आते हैं तो इस तरह के बयान सामने आते ही हैं। दतिया में उपचुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को ऐसी बयानबाजी तो करनी ही पड़ेगी। पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग। लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, यह अच्छी बात है। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या ये फैसला सामाजिक सुधार के लिए है? क्या सच में मध्य प्रदेश की जनता को इस समय समान नागरिक संहिता की सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर ये सिर्फ महंगाई और बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक बढ़िया सियासी फॉर्मूला है? किसने काटा नरोत्तम मिश्रा का टिकट? क्या नरोत्तम मिश्रा के आंसू बीजेपी को पड़ेंगे भारी? क्या तय है दतिया में आशुतोष तिवारी की हार? मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद हूं। आज वो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। 15 साल तक दतिया के बेताज बादशाह रहे नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो वो मंच पर सरेआम रो पड़े। गला भर आया, आंखें नम हो गई और रोते रोते उन्होंने एक ऐसा बम फोड़ दिया कि नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के तोते उड़ गए। नरोत्तम मिश्रा ने भरे मंच से कह दिया कि लोग कह रहे हैं कि आशुतोष ने टिकट काट दिया। अरे उसकी इतनी क्षमता कहाँ, टिकट काटने वाले तो कोई और ही हैं। आज वो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। टिकट काटने वाले कोई और है, वो बात तुम्हारी क्षमता नहीं जानेगी। ये बात है। एक तरफ तो नरोत्तम मिश्रा आशुतोष की क्षमता की बात कर रहे हैं, ऊपर से वो आशुतोष को गले भी लगा रहे हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि झटका जोर का लगा है, लेकिन उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। एक बात तो साफ है कि इन घटनाओं ने अंदर ही अंदर ऐसी आग लगा दी है कि बीजेपी का पूरा दतिया संगठन बगले झांकने लगा है। टिकट कटते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने 8 किलोमीटर लंबा हाईवे जाम कर दिया। मतलब साफ है, दतिया में बीजेपी किसी कैडर के दम पर नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा के निजी नेटवर्क पर चलती थी। अब जब सेनापति ही रो रहा है तो फौज चुनाव के दिन बूथ पर एजेंट बनने जाएगी या घर पर बैठकर आराम फरमाएगी? सवाल बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी डैमेज कंट्रोल की प्लानिंग कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच एक ही नारा गूंज रहा है, जिसने हमारे नेता को रुलाया उसे चुनाव में रोने लायक बना देंगे। ये गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये गुस्सा खुद अपनी ही पार्टी और नए उम्मीदवार के खिलाफ है। मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद हूं।
मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता अब कंगाली में आटा गीला करने के लिए सामने खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस के घनश्याम सिंह की छवि एकदम बेदाग है। और तो और पुराना इतिहास गवाह है कि नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह के बीच अंडर द टेबल सेटिंग रही है। तुम सेवड़ा से मेरी मदद करो, मैं दतिया में तुम्हारी मदद करूंगा। अब जब नरोत्तम मिश्रा रेस से बाहर हो गए हैं तो क्या उनके वफादार रिवेंज वोटिंग करके बीजेपी की लुटिया नहीं डुबोएंगे? अगर सिर्फ 10 से 15% वोट भी खिसका तो आशुतोष तिवारी की हार तय समझिए। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देकर कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर दी? हालांकि दतिया में इस बार कौन बाजी मारेगा इसका फैसला तो रिजल्ट के बाद ही होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस नए सियासी समीकरण ने दतिया उपचुनाव को रोमांचक और दिलचस्प तो बना ही दिया है। इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।